हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर जोरदार वीडियो में। यदि आप लोग भी 11 अगस्त के दिन बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग इस वीडियो से आप लोगों को गारंटी देता हूं 10 से 12 क्वेश्चन गारंटी 11 अगस्त वाला एग्जाम में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो को प्रॉपर देखिएगा तभी आप लोगों को पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा हुरून। क्या हो जाएगा? हुरून आक्रमण से। चलिए इसका एनालिसिस देखिएगा। एनालिसिस में आप लोग प्रॉपर देखते जाइए। ठीक है, हुरूनों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ क्योंकि स्तनगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए थे और हुरून आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं कर सके थे। इसके अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो इसका ये 5 कारण आप लोग देख लीजिए। प्रशासनिक कमजोरियां भी थी। और 2 नंबर देखिएगा, प्रांतियों के विशेषाधिकार। 3 नंबर देखिएगा, आर्थिक कारण भी थे। 4 नंबर देखिएगा, उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव भी था। 5 नंबर है सामंतों का विद्रोह। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखते हैं तभी आप लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप लोग प्रॉपर पूरा वीडियो को देखिए। चलिए आगे देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर देखिएगा, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, संगठित स्थानीय स्वशासन। इसका एनालिसिस आप लोग देखिएगा। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता एक संगठित स्थानीय स्वशासन थी। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडनकुट्टम कहा गया है। इसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाले अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम नाडु में और नाडु कुरुमों में विभक्त था। नाडु को स्थानीय भाषा में नाटुर एवं नागर के स्थानीय भाषा में नगर ताल कहा जाता था। आप लोग ध्यान से बस सुनिए, 2 बार प्ले करके आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 3 नंबर है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन डैश द्वारा किया गया? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, इससे आप लोगों को बहुत सारा ये एनालिसिस आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एनालिसिस आप लोग देखिएगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हामिदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। उसका राजाभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। उसके बाद देखिएगा, इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। चलिए अकबर का कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसका देख लीजिएगा। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, दास प्रथा का अंत किया था अकबर। कब किया था? 1562 में। आगे देखिएगा 2 नंबर है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब किया था? 1563 में। आगे देखिएगा, जजिया कर समाप्त कब किया था अकबर ने? 1564 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जजिया कर। ठीक है, इबादत खाने का अर्थ स्थापना कब किया था? 1575 में। आगे देखिएगा आप लोग, मजहर की घोषणा अकबर ने कब किया? 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इलाही संबत का शुरुआत 1583 में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा औरंगजेब। चलिए इसका एनालिसिस थोड़ा आप लोग देख लीजिए। एनालिसिस से आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासन काल में थे। मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी
औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1656 को दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। दोहाद कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ निकाह हुआ। औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र शासक है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो इसका आप लोग एनालिसिस देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से आप लोग 2 बार सुन लेते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया? श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसका एनालिसिस देख लीजिएगा। चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर ए शहाद नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मुहम्मद ने राजत रंगनी का, अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिएगा क्या है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं हम लोग। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, फ्रंटियल गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियल गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग कीजिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी। चलिए कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनका उपनाम आप लोग देखिएगा, इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन गारंटी है रहेगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप लोगों को इस क्वेश्चन से मिलेगा, ठीक है। एनालिसिस आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए फ्रंटियर गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। आगे देखिएगा राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को। आगे देखिएगा वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। शांति पुरुष किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? डॉक्टर कृष्ण सिंह को। आगे देखिएगा आंध्र केसरी किसे कहा जाता है? टी प्रकाशम को। जितने भाइयों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देशबंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को। उपनाम से आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को। थोड़ा इसका एनालिसिस आप लोग देखिएगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी के सिक्के चलाए। साब इसका राजकवि था। साब इसका कौन था? राजकवि। इसके शासनकाल में ही पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विधा के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया। इसमें महाकवि कालिदास, ध्वंतरी, छन्मक, ठीक है, ये सभी थे। आप लोग देख लीजिएगा। इसका यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी प्रीवियस ईयर है आप लोगों को एक साथ सभी देखने को मिल जाएगा। एनालिसिस बहुत ही बढ़िया ढंग से किया गया है, इससे आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने के एग्जाम में मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है अशोक के शासनकाल में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका एनालिसिस। सारनाथ का लॉयल कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक मौर्य काल का महान शासक था। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मौस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने राजाभिषेक के
8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख है 13वें शिलालेख में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद एनालिसिस आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सुनिए एनालिसिस इसका। वर्ष 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल में काफी मतभेद था। जहां नरम दल बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी इसका विरोध कर रहे थे। इस स्थिति में उदारवादी में दादा भाई नौरोजी को इंग्लैंड से वापस बुलाकर कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष बना दिया गया। दादा भाई नौरोजी के योग्य नेतृत्व ने कांग्रेस के होने वाले फूट को बचा लिया। उग्रवादी दल इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव को पास करवाने में सफल रहा। चलिए ये 4 प्रस्ताव कौन कौन थे? राजस्व की प्राप्ति, उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाना, 3 नंबर है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन देना, उसके बाद 4 नंबर देखिएगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज की मांग रखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा देख लीजिए एनालिसिस। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में पौराणिक देवता को अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। वर्ष 1987 में एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल में एलिफेंटा गुफा कब शामिल किया गया? 1987 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है। तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, प्रायद्वीपीय भूमि। इसका एनालिसिस देख लीजिए। प्रायद्वीपीय भूमि वे भूमि होते हैं जिनके 3 तरफ जल, जिनके 3 तरफ, प्रायद्वीपीय क्या होता है? जिसके 3 तरफ से क्या होता है? जल होता है और एक तरफ खुला रहता है, ठीक है, स्थल होता है, उसे ही प्रायद्वीपीय भूमि कहा जाता है। चलिए जैसे भारत के गुजरात राज्य में कठियावाड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। जितने भी साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है एमंडसन। एमंडसन आप लोग नोट कीजिएगा। इसका थोड़ा एनालिसिस देख लीजिएगा। नॉर्वे का खोजकर्ता रोआल्ड एमंडसन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वह सितंबर 1911 को हेलसेन, ऑस्कर ब्लिसिंग और सर्वेर हसेल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंचे थे। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती है? तो इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा इराक में। इराक आप लोग बिल्कुल ही करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिएगा, यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां इराक में बहती है। इराक में बहने वाले यह नदियां दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो पूर्वी तुर्की में अमोनिया के उच्च स्थलों से निकलकर कुरना के समीप दजला नदी में मिलती हुई आगे बढ़कर फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। एक क्वेश्चन में आप लोग समझ रहे हैं 5 क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को, एक में 5, यानी हम लोग कितना करा दिए अभी तक? 13 पैसे कितना हो गया? 65 क्वेश्चन आप लोगों का मान लीजिए तैयार है, ठीक है। चलिए 14 नंबर देखिएगा। स्वेज नहर के खुलते ही डैश और डैश के बीच समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। तो इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा लंदन और चेन्नई का। लंदन और चेन्नई का जो है
बीच समुद्र मार्ग छोटा हो गया। तो आगे देखते हैं इसका एनालिसिस आप लोग देखिए। फ्रांसीसियों के प्रयासों द्वारा 19वीं शताब्दी के मध्य में आधुनिक सुएज नहर का निर्माण किया गया और 17 नवंबर 1869 को इसे नेविगेशन के लिए खोला गया। इसके खुलने से लंदन और चेन्नई के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग कम हो गया। मिस्र स्थित इस कृत्रिम समुद्र जलमार्ग का निर्माण भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए वर्ष 1859 और 1869 के बीच किया गया। तो एक सूचना है फ्रेंड आप लोगों से, यदि आप लोगों के भाई बहन 9 से क्लास 12 के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में 9 से क्लास 12 के बीच में, तो आप लोग जरूर इस चैनल के बारे में बताइए। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, यदि आप लोग आपके भाई या बहन कर लेते हैं तो 90% का इस चैनल पर गारंटी है, ठीक है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराते हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मेरा खुद 93% है, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार का मार्क्स आए तो आप लोग जरूर अपने भाई बहन को भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा देहरादून। आप लोग नोट कीजिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान जो पूर्व में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, की स्थापना देश की वानिकी अनुसंधान क्रियाकलापों को आयोजित करने और आगे बढ़ाने के लिए 1906 में हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर डैश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर नोट कीजिएगा आप लोग, पर्णपाती वन में। कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती वन में। थोड़ा इसका एनालिसिस देख लीजिए आप लोग फ्रेंड। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ सिंह यानी शेर, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। चलिए 17 नंबर, यानी आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, इनमें कौन सा सही नहीं है? इनमें कौन सा सही नहीं है? तो आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। आप लोग इससे भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। रबी की फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर, जैसे हो गया रबी का फसल में गेहूँ, ठीक है। गेहूँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। रबी का फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और मिर्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, असली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग खरीफ फसल। खरीफ फसल देखिए, यह जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। जून जुलाई में बुआई होती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल है धान, गन्ना, तिलहन, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मडुआ, तिल, सोयाबीन आदि। अतः अगर देखिए खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जितने भी फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। यदि वीडियो पसंद आ रहा था अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो एक का आप लोग नोट